ये एनालॉजी यानी समानता। तो मान लीजिए ये जी हाँ जी बेटा ऐसा करिए आप लोग जो है आप सब गर्ल्स एक साइड में हो जाए इधर बॉयज आ जाइए इधर आ जाइए। हाँ बोलिए। ये जुलाई तक चलेगी, 20 जुलाई तक 3 महीने चलेगी और इसमें कोशिश करेंगे कि कोर्स पूरा हो जाए जो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का है, और अगर नहीं होगा तो थोड़ा बहुत देर पढ़ा भी सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो है वो उधर नवंबर दिसंबर में होता है, उससे पहले ही इनकी पूरी तैयारी हो जाएगी। रजिस्टर वगैरह लेके आए हैं तो आइए बैठिए। आदमी छोड़ जाएगी, आज फर्स्ट पीरियड ही है, ये इनका फिर मिस हो जाएगा। क्योंकि देखिए टाइम कम है, हम लोग बहुत स्पीड से चलेंगे, जो ये छोड़ देंगे वो इनका नुकसान होगा। अभी पहला इनको क्लास है तो इसमें बेसिक्स उसके बताएंगे तो वो ज़रूरी है, अगर वो मिस करेंगे तो इन्हीं का नुकसान होगा। बस उतने पोर्शन में ना जहाँ पे धूप पड़ रही है उस पर डालते हैं, तो धूप से चमक आ रही है। हाँ ये उस दीवार पे जो आ रही है चमक उसकी वजह से दिख नहीं रहा था। तो अकेले पहुंच नहीं पाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? रोज तो अकेले जाना होगा। अच्छा चलिए चमकीला बहुत पड़ रही है, थोड़ी कम। वो समानता का सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे कोई है, मान लीजिए आप जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी कन्या विद्यालय से हैं जो खारिज हुए, ये आपके अंदर एक समानता हो गई। मान लीजिए और कल बच्चे आएंगे, कोई जैन का होगा, कोई सुंदरलाल का होगा, कोई रुद्रकार का होगा, तो अगर मान लीजिए 3 उनमें से हम छांट लें और एक कोई आपके स्कूल का, तो अगर मान लीजिए जिक्रा और महरोश, इनके नाम मुझे याद होगा, इनमें 2-3 दिन नहीं, इस साइन को तो पहचानते हैं ना, समानानुपात का चेन है। तो मान लीजिए अभी मैं एक नाम यहाँ पे लिख देता हूँ पाखी, ठीक है, और यहाँ पे एक नाम छोड़ देते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा कि चौथा जो है यहाँ पे कौन आएगा, और उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 4 नाम दे देंगे। मान लीजिए एक उन्होंने कमल दे दिया, दूसरा राष्ट्रवी दे दिया, तीसरा कोमल दे दिया, और आप लोगों में से किसी एक का नाम बताइए, आपका क्या नाम था? संजना। चौथा मान लीजिए संजना। तो इसमें जो समानता है, यानी ये दोनों लड़कियां जो है कहाँ की हैं? खारी हुए कन्या विद्यालय, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब जो हैं
ये डिफरेंट स्कूलों की, खाली एक जो है संजना वो आपके स्कूल की, तो यहाँ पे संजना है। इसे कहते हैं समानता या एनालॉजी। जो कॉमन कैरेक्टर है वो देख के हम उसमें से छांटते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की हो सकती है, वर्ड्स की भी हो सकती है, नंबर्स की भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की अलग अलग एनालॉजीज हैं, ठीक है। तो अब इसमें यही देखा जाता है कि जो इसका संबंध इससे है वही इसका संबंध इससे होना चाहिए, ठीक है। और ये दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इस तरह से भी संबंध हम निकाल सकते हैं। नंबर्स के हिसाब से उसमें दोनों तरह से देखना आसान होता है, लेकिन जहाँ पे नाम जैसे अभी हमने बात की तो इसमें तो सीधा इसका जो इसके साथ है वही उसका उसके साथ होगा, ठीक है। ये कहलाती है एनालॉजी, समान, यानी आपस में मिलता जुलता है। हाँ नाम तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सर हमें समझ में आ गया, सब आएगा इंशाल्लाह। आपको ऐसे ही बताएंगे कि आपके आराम से सब समझ, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग 2000 से काम कर रहे हैं। जो बच्चे आखिर तक रुकते हैं, लेकिन रामपुर में प्रॉब्लम क्या है, शुरू में जोश दिखाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, धीरे धीरे बच्चे कम होते चले जाते हैं। इस बार तो शुरू से ही बहुत कम है, लेकिन हर साल 35-40 कम से कम आते हैं, आखिर में 7-8 रह जाते हैं। लेकिन हर साल उन 7-8 में से 5-6 बच्चे पास होते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं। आपकी लास्ट ईयर तो मैं था, लास्ट टू लास्ट ईयर हबीबा और समरा, ये 2 लड़कियां थी जिनको हमारे यहाँ से स्कॉलरशिप मिला था। अभी हमारे स्कूल अब मेरे ख्याल से वो 10th में होंगी, आप 10th में है ना? 9th में होंगी सर, 2 साल पहले। हाँ तो 10th में आपके साथ होंगी हबीबा और समरा? नहीं वो 10th में होंगी, 2 साल पहले बता रहे हैं। आइए आ जाइए। ठीक है, आइए बैठिए। आगे आ जाइए, आगे आगे आ जाइए। तो देखिए अभी आपके आने से पहले ही एक एग्जाम्पल मैंने समझाया है। ये एग्जाम्पल है एनालॉजी यानी समानता। तो मान लीजिए कोई 2 चीज़ों का आपस में कोई रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिया है जिक्रा और नेहरू। ये 2 लड़कियाँ हैं जो दोनों ही कन्या इंटर कॉलेज की हैं, और बाकी ये भी कन्या इंटर कॉलेज की हैं, और चौथा नाम नहीं दिया हुआ था। अभी 4 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, कमल, राजश्री, कोमल और संजना। तो इसमें से 3 लड़कियां जो हैं दूसरे स्कूलों की थी, एक चौथा नंबर पे जो है संजना, वो खाली सेम स्कूल की। इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक छांट के उस चौथी जगह लिखना होता है। तो इसमें देखा यही जाता है जो इसके और इसके बीच में रिश्ता है वही इसके और इसके बीच में। जैसे इसमें समानता क्या थी, दोनों एक ही स्कूल की स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे संजना भी इनके स्कूल की स्टूडेंट थी, इसलिए 4 में से संजना को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये कहलाती है एनालॉजी या समानता, ठीक है। तो ये कहलाता है एनालॉजी टेस्ट। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इसी का है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दी जा सकती हैं, जैसे विपरीतार्थक शब्द यानी अपोजिट्स, ठीक है। समानार्थक शब्द या पर्यायवाची सिनोनिम्स,
या सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे? तो जैसे सेम क्लास हमने ले लिया, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है कि अपोजिट वर्ड हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकती हैं जिनको सेम मतलब होता है, ठीक है, सेम मतलब वाले या अपोजिट मतलब वाले, कि एक वर्ड दे दिया दूसरा इसका अपोजिट दे दिया, तो यहाँ पे एक वर्ड दे दिया जाएगा, यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड इन चार में से हमें ढूंढना होगा, ठीक है। समानता का तो एग्जाम्पल ये दे दिया मैंने, ऐसे ही अपोजिट का दे देंगे, ठीक है। राज्य और राजधानी, इसके लिए थोड़ी सी जीके भी आना चाहिए, लेकिन बहुत कॉमन वर्ड्स वैसे लिए जाते हैं। मान लीजिए आप यूपी की हैं तो उत्तर प्रदेश के साथ लखनऊ दे देंगे, मध्य प्रदेश आपका पड़ोसी स्टेट है उसके साथ भोपाल दे देंगे, इस तरह से। और एक फिर कोई राजधानी दे देंगे या स्टेट का नाम दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से चुनना होगा। जैसे ये था, मान लीजिए लखनऊ दे दिया और उत्तर प्रदेश दे दिया, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पे चंडीगढ़ दे दिया, अब हमें वहाँ पे स्टेट कौन सी आएगी वो करना होगा। अब यहाँ पे वो 4 स्टेट दे देंगे अलग अलग, मध्य प्रदेश दे दिया, हरियाणा दे दिया, पंजाब दे दिया, कश्मीर दे दिया, तो आपके हिसाब से कौन सा आना चाहिए? चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब, ठीक है। तो इसमें आंसर पंजाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से राज और राजधानी वाले हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देश और राजधानी, अब जो आपके आसपास के देश हैं कम से कम उनके बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। इंडिया की तो पता है आपको, दिल्ली है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ठीक है। नेपाल की काठमांडू है, श्रीलंका की कोलंबो है। तो इनमें से ही कोई वो ऐसा देंगे जो कि आपके लेवल का बच्चा आसानी से जानता हो। ये नहीं है कि आपको उठा के फ्रांस की दे दें या इटली की दे दें, इतनी दूर नहीं है, ठीक है। तो कम से कम आपको अपने आसपास का जीके पता होना चाहिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें मेंटल एबिलिटी में मैथ के भी क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली मेंटल एबिलिटी है क्या जानते हैं? यानी दिमाग की परख। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आजकल हर कंपटीशन में जरूर होगा, चाहे आप बिल्कुल छोटा जैसे आपका स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन इसको ले लीजिए, या बड़े से बड़ा कंपटीशन ले लीजिए, IAS IPS ले लीजिए, उसमें भी मेंटल एबिलिटी जरूर होता है। आपको लेक्चररशिप के लिए जाना है, UGC नेट करना है, उसमें भी मेंटल एबिलिटी जरूर है। सिंपल मैथमेटिक्स का और मेंटल एबिलिटी ये लगभग हर कंपटीशन में होते हैं। ये आज से ही अगर आप सीखना शुरू कर देंगे, कल अब वाकई जब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उस टाइम आप बड़े बड़े कंपटीशन देंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। आपके लिए कोई नई बात नहीं रहेगी, आपको पहले से पता होगा कि हाँ ये सब होता है। उस टाइम आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल यही चीज़ आसान होगी, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा कंपटीशन बड़ा होगा, इसको थोड़ा टफ करते चलेगा। तो आपके यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, जितनी प्रैक्टिस करा देंगे, अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे ज़रूर पास हो जाएंगे। बस देखिए ये है कि अब हर साल अलग कैलिबर आता है। इस साल हो सकता है कि ऐसे बच्चे आएँ कि 80% के ऊपर 1 लाख बच्चे आ गए, जाहिर है कि 80 के नीचे नंबर नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने यूपी का कोटा 1 लाख फिक्स कर दिया है कि यूपी से 1 लाख बच्चों को देना है, तो इसमें ये नहीं कि खाली पास कर लिया आपने 33% नंबर ले आए और आपको मिल जाएगा ना। जो पास हो के आएंगे ज़्यादातर पास हो जाते हैं, लेकिन मेरिट में ऊपर कौन आएगा? ऊपर से 100% से नीचे तक उनको 1 लाख बच्चे लेना है। अब वो 80% तक आ जाएं, 90% तक आएँ, 60% आए, ये डिपेंड करता है कैलिबर पे जो बच्चे बैठेंगे। ये हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं कंपटीशन टफ होता जा रहा है। तो
आपको भी उसके हिसाब से मेहनत ज़्यादा करना होगी। खाली पास होने से बात नहीं बनेगी, बल्कि इस तरह की तैयारी करना पड़ेगी कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो राज्य और राजधानी हो गया, देश और राजधानी हो गया, व्यक्ति और कार्यस्थल। मान लीजिए मेरा नाम शकील है, मैं क्या हूँ? टीचर। आप क्या हैं? स्टूडेंट। अब टीचर को हम मान लीजिए किसी पर्टिकुलर, ज़्यादा इस टाइम अगर कन्या की लड़कियां हैं तो कन्या की मान लीजिए मैथ की टीचर का उन्होंने यहाँ पे कम्बिनेशन दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने टीचर में टीचर लिखा और किसी टीचर का नाम, जैसे आपकी मैथ की टीचर का नाम क्या? नाजिया। तो मैथ उसके साथ नाजिया लिख दिया। तो अब दूसरी कोई स्कूल का अगर मान लीजिए वो लेते हैं, आपके स्कूल की मैथ टीचर कौन है? प्रगति। तो दूसरी तरफ प्रगति दे दिया उन्होंने। तो अब स्कूल आपको चुनना होगा, नीचे 4 स्कूल दे दिए होंगे कि ये कौन से स्कूल की मैथ टीचर है। तो उसमें से मान लीजिए जुल्फ़िकार भी एक जरूर होगा, तो जुल्फ़िकार आपको चुनना होगा। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसके अलावा जंतु और उसका बच्चा आपने पढ़ी होंगे कि जैसे शेर का बच्चा जो है, लायन का क्या होता है? कब। और डॉग का पपी। ठीक है, और कैट का किट। ठीक है, तो इसी तरह इनके भी कॉम्बिनेशन दिए जा सकते हैं। अब उसमें देखना होगा कि किस तरह का कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए एक बर्ड है और उसका बच्चा दिया है, और नीचे जो उन्होंने कॉम्बिनेशन दे दिया, अब उसमें से अब वो बर्ड का ही अगर बच्चा देंगे तो वो किस बर्ड का है, उनमें से 4 में से वो बर्ड को चुनना होगा। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी एनिमल और उसका बच्चा भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा देश और उसकी मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा। जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है? रुपया। ठीक है, अमेरिका है मान लीजिए तो वहाँ पे डॉलर है। ठीक है, फ्रांस है मान लीजिए, वहाँ फ्रैंक। ठीक है, जापान है, वहाँ भी येन। इसी तरह इन करेंसियों के भी जो पॉपुलर हैं, इनके कम से कम आपको नाम याद करना होंगे। तो जो आपके आसपास की हैं, जैसे आजकल गल्फ वार चल रही है, वहाँ पे अलग अलग करेंसी का इस टाइम दौर चल रहा है। ईरान का मान लीजिए क्या है, पता है किसी को? ईरान की करेंसी इस टाइम कौन मेन टारगेट है? ईरान है, उधर अमेरिका है, इजराइल है। तो इन्हीं में से अगर इस साल आएगा तो किसी न किसी का आ सकता है। जो गल्फ वार में इस टाइम इन्वॉल्व हैं, इनमें से किसी कंट्री की करेंसी का आ सकता है। तो जो कोई इस टाइम इन्वॉल्व है, उसमें सऊदी अरब है, सऊदी अरब में जैसे रियाल। ठीक है, और आपका ईरान में दीनार होता है, क्या होता है? मुझे भी ईरान होता है। ईरान। बहरहाल इन जो इसमें मुल्क हैं इन्वॉल्व, उनकी देख लीजिएगा सब। इस पे जैसे इस साल यहाँ जंग चल रही है तो इस पर आ सकता है। इस तरह के सोच आप लेके चलिएगा कि आजकल क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड जो आपको टॉपिक हैं उसमें जो मौजूदा चीज़ें हैं उनमें से आपको थोड़ा सा नोट कर करके रखना है। ठीक है, और इसके बाद है जंतु और उसकी आवाज़। जैसे डॉग का क्या होता है, कैसे बोलता है, क्या उसकी आवाज़ होती है? बार्क। ठीक है, और बिल्ली कैट म्यू, लॉयन रोर। ठीक है, स्नेक हिस। ठीक है, इस तरह से जानवरों की नाम और उनकी आवाज़ वो कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। इस तरह का दिया सकता है। इसके अलावा मात्रा एवं इकाई, कोई भी क्वांटिटी दे दें। मान लीजिए दूध की तोल है
दूध काय में नापा जाता है? लीटर में। और अगर गेहूं होगा तो काय में होगा? गेहूं में होगा। कपड़ा नापना होगा तो काय में नापेंगे? मीटर। ठीक है, या गज? गज तो वैसे पुरानी बात हो चुकी है, अब तो मीटर ही चलता है। पुराने ज़माने में गज भी चलता था, लेकिन दुकानदार आज भी गज बोल जाते हैं जो पुराने हैं, मीटर नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट्स का मैंने आपको एक टेबल भी दिखाई थी, अक्सर बच्चों को नहीं आती है, आज फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ। हाँ, खेल और खेलने के स्थान, यानी कौन से खेल का जो खेलने की जगह है उसका नाम क्या होता है। जैसे क्रिकेट जो हम खेलते हैं, पूरा जो फील्ड है वो तो ग्राउंड कहलाता है, लेकिन जिस पे बैटिंग की जाती है वो एक स्ट्रिप जो होती है जिस पे बॉल फेंकते हैं और जो खेलने वाले खड़े होते हैं वो पिच कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड जो हैं आपको खेलों से संबंधित वो पता होना चाहिए। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशंस हैं। तो मैं आपको टेस्ट के लिए का देखिए, पहला उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। असम, दिसपुर, कोहिमा। ये जगह खाली है, इसको फिर बिना ऑप्शन दिए कोई बच्चा बता सकता है क्या आना चाहिए। आसाम की दिसपुर क्या है? गुड। और कोहिमा क्या है? कोहिमा कोई स्टेट है या उसकी राजधानी? स्टेट की राजधानी। किस स्टेट की? नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो देंगे ये इस तरह से दे देंगे कि अब इसमें ए में ही इन्होंने नागालैंड दे दिया, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो हमें किसको चुनना था? नागालैंड, यानी ये स्थान है। ठीक, क्लियर है। तो देखिए इसमें ऑर्डर उल्टा कर दिया है। आसाम राज्य है, ये इसकी राजधानी है, और यहाँ को उल्टा कर दिया। यहाँ राजधानी पहले देगी तो राज हमें उल्टा। ठीक है, तो उल्टा भी हो सकता है, तो संबंध वही है, राज्य से राजधानी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। अब आपका नंबर है, आप लोगों को बताना, नोट करिए। क्वेश्चन है धकेलना, बहुत इजी है। धकेलना, 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 इस टू खींचना, कोलन का निशान बना के खींचना, धकेलना, खींचना। खींचना, समानुपात का चिन्ह यानी 4 बिंदी है। फिर आगे लिखिए फेंकना, टेकना, और फिर कोलन का निशान, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी खाली जगह है। अच्छा, ठीक है,
अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है ए कूदना, कूदना, हाँ, बी इकट्ठा करना, सी उठाना इकट्ठा करना, और डी खेल। सी उठाना, हम्म, और डी खेलना। तो आप बताइए 4 में से क्या होना चाहिए? कौन सा सही है? कूदना, इकट्ठा करना, उठाना, खेलना। बोलिए। सर उठाना, उठाना, गुड, क्लैपिंग फॉर। तो यहाँ पे उठाना क्यों हुआ, इकट्ठा करना क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, इकट्ठा करना क्यों नहीं ले सकते? इन्होंने उठाना बताया, उठाना सही है, लेकिन इकट्ठा करना भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? सर क्योंकि इसके ऑप्शन, क्योंकि तो खेलना था, खींचना था, फेंकना था। नहीं, इसमें दिए हुए थे कूदना, इकट्ठा करना, उठाना और खेल। ठीक है, ये 4 दिए थे, यही लिखे थे ना। तो मैं पूछ रहा हूँ इकट्ठा करना और उठाना, इन दोनों में क्या फर्क है? इकट्ठा करना एक जगह करना, और उठाना यानी कि नीचे से पड़ी हुई चीज उसे उठाना ऊपर। गुड। तो जब फेंकते हैं यानी हम ऊपर से कोई चीज़ फेंक रहे हैं, उसको वापस करने को हम क्या कहेंगे? उठाना। इकट्ठा करना नहीं कहेंगे। अगर हम कहते बिखेरना, उसका उल्टा होता इकट्ठा करना। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर सबको? ठीक है, ये 4 दिए यही लिखे थे ना। तो मैं पूछ रहा हूँ इकट्ठा करना और उठाना, इन दोनों में क्या फर्क है? इकट्ठा करना एक जगह करना, और उठाना यानी कि नीचे से पड़ी हुई चीज उसे उठाना ऊपर। गुड। तो जब फेंकते हैं यानी हम ऊपर से कोई चीज़ फेंक रहे हैं, उसको वापस करने को हम क्या कहेंगे? उठाना। इकट्ठा करना नहीं कहेंगे। अगर हम कहते बिखेरना, उसका उल्टा होता इकट्ठा करना। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? नो सर। क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, गुड। तो देखिए, पहले टेस्ट में आप लोग पास हो गए। तो समझ में आ गया इसका मतलब? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलिए, उदाहरण 3, इसमें पहला लिखिए मेजर। मेजर, हाँ, मिलिट्री में जो पद होते हैं उनमें से एक मेजर होता है। मेजर, और कोलन के आगे लिखिए बटालियन। बटालियन, बटालियन, फिर समानानुपात का चिन्ह बनाइए, आगे लिखिए कर्नल। कर्नल, और चौथा स्थान खाली है, उसकी जगह साइन ऑफ इंटरोगेशन बना दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। और नीचे 4 शब्द लिखिए, ए कंपनी, कंपनी, बी रेजिमेंट, सी सेना, सेना, डी सैनिक। तो देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि मिलिट्री में क्या क्या ऑफिसर्स के डिजिग्नेशन होते हैं, क्या उनकी पदवियां होती हैं, और वो किस तरह की टुकड़ी के इंचार्ज होते हैं, किसी को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉलेज इसका होना चाहिए। अब इसमें देखिए सी और डी जो है, सेना और सैनिक, ये तो आपको देख के समझ में आ गया होगा, तो ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब सेना का पूरे का चीफ तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो इंडिया में पूरी सेना का चीफ कमांडर कौन होता है? अब सेना में भी देखिए, पैदल सेना अलग होती है, नेवी अलग होती है, एयरफोर्स अलग होती है। जो चीफ होते हैं वो अलग अलग लाइन के होते हैं। ओवरऑल
सबका चीफ कौन होता है? कोई बता सकता है? तो नोट कर लिया है आपने? यस सर। चलिए अब देखते हैं कौन सही बताता है। सर रेजिमेंट। रेजिमेंट। रेजिमेंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसमें दो ही बचते थे, देखिए, रेजिमेंट और कंपनी। तो यहाँ पे पूछा किसके बारे में गया था? कर्नल के। तो कर्नल के अंडर में जो है रेजिमेंट होता है। रेजिमेंट। क्लियर है सबको? यस सर। और ये पहला जो पूछा गया था मेजर, मेजर किसका होता है? बटालियन। बटालियन। ठीक है, तो बटालियन जो है उसका इंचार्ज मेजर होता है, और कर्नल जो है वो किसका होता है? रेजिमेंट। ठीक, क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन हाँ, अगर पूछा जाता कि सारी जितनी भी सेनाएं हैं उनका चीफ कौन होता है, तो जानते हैं कौन होता है? नहीं बेटे, सैनिक तो सबसे छोटी पदवी का जो वहाँ पे सैनिक का मतलब होता है जो सबसे आगे लड़ता है बेचारा, जो बंदूक लेके जाता है। कर्नल का तो हो गया रेजिमेंट। मेजर। मेजर का भी हो गया। बटालियन। ऑल ओवर चीफ, ऑल ओवर चीफ। यानी एयरफोर्स, नेवी और थल सेना, ग्राउंड फोर्स, इन सबका चीफ कौन होता है? दिमाग पे जोर डालिए। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी पदवी क्या होती है? समझना? सबसे बड़ा कौन होता है पूरे देश में, जिसकी बात सारे मानते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नहीं, उसके भी ऊपर कोई। सर रेजिमेंट। रेजिमेंट। रेजिमेंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसमें दो ही बचते थे, देखिए, रेजिमेंट और कंपनी। तो यहाँ पे पूछा किसके बारे में गया था? कर्नल के। तो कर्नल के अंडर में जो है रेजिमेंट होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। और ये पहला जो पूछा गया था मेजर, मेजर किसका होता है? बटालियन। बटालियन। ठीक है, तो बटालियन जो है उसका इंचार्ज मेजर होता है, और कर्नल जो है वो किसका होता है? रेजिमेंट। ठीक, क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन हाँ, अगर पूछा जाता कि सारी जितनी भी सेनाएं हैं उनका चीफ कौन होता है, तो जानते हैं कौन होता है? सैनिक। सैनिक। नहीं बेटे, सैनिक तो सबसे छोटी पदवी का जो वहाँ पे सैनिक का मतलब होता है जो सबसे आगे लड़ता है बेचारा, जो बंदूक लेके जाता है। सर कर्नल। कर्नल का तो हो गया रेजिमेंट। मेजर। मेजर का भी हो गया। बटालियन। बटालियन। ऑल ओवर चीफ, ऑल ओवर चीफ। यानी एयरफोर्स, नेवी और थल सेना, ग्राउंड फोर्स, इन सबका चीफ कौन होता है? दिमाग पे जोर डालिए। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी पदवी क्या होती है? संजना? सबसे बड़ा कौन होता है पूरे देश में, जिसकी बात सारे मानते हैं? पीएम। प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। नहीं, उसके भी ऊपर कोई होता है। कौन बताएगा? पीएम। बेटे, डीएम तो डिस्ट्रिक्ट में होता है, शहर में। प्राइम मिनिस्टर तो फिर भी लगभग ही ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। आप बताइए। कौन बताएगा? पूरे देश का मतलब ना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंडर में सारी चीजें होती हैं, पूरा देश जो है वो राष्ट्रपति के अंडर में है। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, पूरे दुनिया में बवाल फैलाए हुए। तो इसी तरह इंडिया का जो राष्ट्रपति है उसके भी अंडर में सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो सबका चीफ होता है।
जो साइनिंग पावर है पूरे कंट्री की वो सबसे ज़्यादा किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है।